नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है आपके लिए अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सुप्रभात आप सभी को। और नया सवेरा में आज खास तौर पर हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए हम आज आपको दिखाने वाले हैं अखबारों में रोचक अंदाज में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित है और इसके साथ साथ आपको किस तरह से खबरें जागरूक भी कर सकती हैं वो आपको बताएंगे। आपको दिखाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत की झलक किस तरह से नजर आने लगी है, आर्थिक विकास की रफ्तार कैसी है और खेल जगत में क्या है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, करेंगे खास तौर पर इस पर भी बात जी। और तकनीकी क्षेत्र में भी आप बताएंगे क्या कुछ खास चल रहा है। टेक टॉक हम करेंगे, साथ ही वर्ल्ड वॉच पर भी हमारी नजर होगी। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें उनसे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अरावली विवाद के बीच केंद्र सरकार का बयान। पर्यावरण मंत्री ने साफ की अरावली पहाड़ी की परिभाषा। कहा नहीं हो सकती अरावली क्षेत्र में माइनिंग, भ्रम न फैलाएं लोग। चुनाव आयोग आज जारी करेगा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे अपना नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बनकर कोलंबो पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। श्रीलंका के राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरे का अलर्ट। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए नए बैटलशिप बनाने की योजना का किया ऐलान। कहा अब तक का होगा सबसे ताकतवर युद्धपोत। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच विशाखापट्टनम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। और आइए अब नया सवेरा में विस्तार से बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। जी हाँ, अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और उस पर जिस तरह से भ्रम फैल रहा है, उसके बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और ना ही भविष्य में कभी दी जाएगी। बिल्कुल। और इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में साफ कहा कि 100 मीटर पहाड़ का मतलब है पहाड़ की चोटी से लेकर जमीन के स्तर तक और उस बिंदु तक जहां उसका स्थायी आधार जमीन पर स्थित है, जिसमें पूरी संरचना शामिल है। 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में, चैनल, रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर, न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा? तो उस जिले का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने आगे ये भी कहा कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही है, जबकि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी रहें। कुछ लोग झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अरावली का इकोलॉजी सिस्टम रहे। हमने ग्रीन अरावली वॉल, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के विषय को शुरू किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार दिल्ली के रिज में, अरावली में वृक्षारोपण लगातार पिछले 2 एनवायरनमेंट डे में किया है। पिछले दिनों अरावली क्षेत्र की इकोलॉजी रेस्टोरेशन के लिए हमारे द्वारा लगातार वर्कशॉप की गई है। बल्कि इस निर्णय में भी उन्होंने जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट में उसी को ग्रीनिंग करने का जोर दिया जाएगा जो अरावली का डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया है और अवैध माइनिंग की गतिविधियों के कारण प्रभावित हुआ है।
तो जिस तरीके से लेकर संध्या भ्रम फैलाया गया और उसी में अगर ये भी बात कही गई कि अब जो कोर्ट है वो किस तरीके की सुनवाई करता है, उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली को लेकर कानूनी प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बल्कि 1985 से इस पर इस तरह की याचिकाएं जो हैं चल रही हैं और इन याचिकाओं का मूल उद्देश्य अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त और स्पष्ट नियम लागू करना रहा है, जिसका सरकार पूरी तरीके से समर्थन करती है। सरकार तो नियम कानून से चलती है। मैं कह रहा हूँ सारे नियम वही हैं, कोई नियम स्थगित नहीं हुआ है, किसी नियम में कोई परिवर्तन और शिथिलता नहीं है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरीके से फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मैं तो कह रहा हूँ कि विषय अभी भी न्यायालय में ही लंबित है। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वहाँ अपना विषय रख दें। और वहीं अरावली पहाड़ी की परिभाषा पर इस समय कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है, लेकिन वास्तव में किस तरह से इसको परिभाषित किया जा रहा है, वास्तव में इसकी परिभाषा आखिर है क्या, वो आपको बताते हैं। दरअसल कोई भी जमीन जो अपनी आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हो। इसके अलावा अरावली के विस्तार की अगर इसमें बात की जाए संध्या, तो उसका क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में फैला हुआ है। और इसके अलावा 39 जिलों में विस्तारित अरावली में 20 फॉरेस्ट रिजर्व और 4 टाइगर रिजर्व आते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने समान परिभाषा तय करने को ये बात कही है। पर्यावरणविदों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। पहाड़ी का आधार खत्म होने के बाद 100 मीटर होगा, जो संरक्षित क्षेत्र की लगातार हम बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि दो पहाड़ियों के बीच अगर 500 मीटर की दूरी हो तो पूरी जमीन होगी संरक्षित। अरावली का 90% से अधिक क्षेत्र होगा संरक्षित। इसके साथ साथ विकास, विरासत, पर्यावरण संतुलन जो है वो पूरी तरीके से संरक्षित रहेगा। यानी जिस प्रयास में लगातार सरकार लगी हुई है वो और फलीभूत होता हुआ नजर आएगा और 2% में ही सीमित नियंत्रित खनन की अनुमति जो है वो फिलहाल दी गई है। तो ये सच है अरावली का, जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें की गई, चर्चाएं की गई और एक अलग तरह का नैरेटिव जो है वो गढ़ने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के जरिए, जिसके बाद सरकार ने जो स्थिति है वो स्पष्ट की है। और सरकार लगातार ये बात कह भी रही है कि दरअसल इसकी वास्तविक परिभाषा पर ध्यान दें, जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर ध्यान ना दें। आप जान रहे हैं कि लगातार अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर के सोशल मीडिया पर बाजार गर्म हो रहा है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसकी वास्तविक परिभाषा जो है ध्यान रखा जाए इस परिभाषा को। बिल्कुल, और इस पर सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जा रही है तो खनन यानी माइनिंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में प्रतिबंधित टाइगर क्षेत्रों में भी ये प्रतिबंधित है। और इतना ही नहीं, प्लांटेशन क्षेत्र में भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, ये बात एक बार फिर स्पष्ट की गई है। पुराने पट्टों पर भी निगरानी की जा रही है। तमाम ये बातें जो हैं वो अब सामने निकल कर आई हैं। सरकार ने ना सिर्फ पक्ष रखा है बल्कि बताया है कि किस तरीके से लगातार इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और कैसे एक बेहतर पर्यावरण संतुलन जो है वो रखा जा सकता है। लेकिन संध्या देखा जाए तो सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ा गया और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की जो स्थिति है वो सामने आई, जिसमें लोग जो हैं थोड़ा सा वो भ्रमित भी हुए। लेकिन यहाँ सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उस भ्रम को दूर किया और बताया कि वाकई इसकी सच्चाई क्या है। बिल्कुल मुकुल, और सरकार ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम किस तरह से अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है उसको हरा भरा रख सकते हैं और लगातार सरकार इसके प्रयास भी करती आ रही है। बताया कि किस तरह से प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जो 4 राज्यों को अपनी तरफ घेरती है ये अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, उसको लेकर के काम कर रहे हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। लेकिन जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है तो आपको सतर्क और जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से स्पष्टीकरण दिया और बताया है कि भ्रम के जाल में ना आए। बिल्कुल, और
न सिर्फ अरावली बल्कि सरकार की तमाम जो नीतियां हैं, योजना है, सरकार उस पर स्पष्टता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ लगातार बात को सामने रख रही है। और आइए अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल की भी, जहां मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत पहले चरण में लगभग 32 लाख अचिह्नित मतदाताओं की सुनवाई के लिए उनको बुलाया गया है। और बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार गणना के दौरान राज्य भर में कुल 31,68,424 अचिह्नित मतदाताओं का पता लगा था। और अधिकारियों ने कहा है कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों से नाम न मिलने वाले मतदाताओं के लिए 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी। इतना ही नहीं, चुनाव अधिकारियों ने आगे ये भी बताया है कि आज से लगभग 10 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनको नोटिस भेजना शुरू किया गया है, जबकि अन्य 22 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनको आज नोटिस जारी किए जाएंगे। अचिन्हित मतदाताओं की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, उपमंडल कार्यालयों, विभिन्न सरकारी विभागों और स्कूल कॉलेजों में आयोजित की जाएगी। और प्रत्येक सुनवाई राज्य के अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होगी। ऐसे 4,000 पर्यवेक्षकों को कल 24 दिसंबर को कोलकाता में 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले दिन में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए अधिकारियों को स्थानीय बंगाली भाषा नहीं आती। और चलते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप को लेकर मचा बवाल विपक्ष पर अब उल्टा पड़ गया है। किस तरह से आपको बताते हैं। जिस तरह से कल विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया और उसके बाद सीएम योगी ने इस पर जवाब दिया, तो उसके बाद सपा की बोलती बंद हो गई। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ साफ कहा कि आरोप सिद्ध होने के बाद बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में कोडिन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है, इस तरह की कोई भी सूचना जो है वो नहीं है, कोई भी आधिकारिक आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया है। तो सीएम योगी यहां पलटवार करते नजर आए और वो विपक्ष जो कि लगातार इस बात को उठा रहा था, वहां उन्होंने प्रमाण दिया कि जो इसके सरगना हैं इस पूरे मामले में, कैसे उनके संबंध सपा से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें जो हैं बाकायदा वो दिखाई गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना तो अभी तक इस तरह की मौत का कोई मामला सामने आया है, बल्कि जब सपा की सरकार थी तब इसके सरगनाओं को लाइसेंस दिए गए थे और होलसेल की जिम्मेदारी दी गई, जबकि ये सिरप जो कि दूसरे राज्यों में बनता है। बिल्कुल मुकुल, और देखिए होमवर्क करना कितना जरूरी है। साफ तौर पर ये यूपी में जो विधानसभा सत्र चल रहा है इसमें दिख रहा है। अगर आप होमवर्क करके नहीं आएंगे तो इस तरह से आप पर पलटवार होगा, स्पष्टीकरण आपको देना होगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपना धारदार जवाब दिया और बताया कि कफ सिरप को लेकर के जो विवाद बढ़ाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, वास्तविकता इससे बहुत परे है। के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की गई है और आगे भी किस तरह की कार्रवाई संध्या हो सकती है, उसके भी संकेत यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की, जो पदभार ग्रहण करने के बाद अब अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और संगठन को लेकर जानकारी हासिल भी कर रहे हैं। लेकिन अपने गृह राज्य में पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर आज वो बिहार पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन आज शाम को बिहार कार्यालय स्थित अटल सभागार में भाजपा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। इस दौरान वे पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। साथ ही नितिन नवीन आज शाम बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार मुलाकात भी करेंगे।
और सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई होने की संभावना है। राहुल गांधी ने साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। और इसी मामले में आज सुनवाई की संभावना जताई गई है। और एक और महत्वपूर्ण सुनवाई की अगर बात की जाए तो आप बता दें, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई नेताओं के मामले में आरोपियों की ओर से दलीलें सुनी जाएंगी। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल एनआईए अदालत ने पीएफआई के 20 शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर बीते शनिवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें एनआईए ने अदालत में पीएफआई के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की थी। अपनी दलीलों में क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। अपनी दलीलों में एनआईए ने पीएफआई पर देश में शरिया कानून लागू करने और युवाओं को भड़काने की साजिश से संबंधित कई दलीलें पेश की थीं। अदालत आज मामले का दूसरा पक्ष सुनने जा रही है। और फिलहाल वक्त हो चला है नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे राजधानी और देश भर के मौसम के हाल की भी बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण खबरें जल्द हासिल होते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। MDH कश्मीरी, लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए किस तरह से लगातार प्रयासरत है और सख्त कदम भी उठा रही है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लागू ग्रैप 4 के नियमों का असर भी दिखाई देने लगा है। हवा की गुणवत्ता में सुधार होने लगा है, जो महसूस भी कर रहे हैं दिल्लीवासी। बिल्कुल, और इसी को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बताया कि नो पीयूसी नो फ्यूल नियम के बाद अब तक 2 लाख से ज़्यादा वाहनों की पीयूसी यानी जो प्रदूषण का उनका प्रमाण पत्र है उसकी जांच भी की गई है, जिनमें करीब 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पीयूसी केंद्रों को नई और आधुनिक मशीनों से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि जाँच जल्दी हो सके। नियम तोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील किया जाएगा और जो उद्योग 31 दिसंबर तक कोई CM सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी।
और इतना ही नहीं, एमसीडी और डीपीसीसी मिलकर अवैध फैक्ट्रियों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें बंद भी करेंगे। मंत्री ने आगे अपनी बात में ये भी बताया है कि धूल कम करने के लिए सड़कों की दिन रात सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इतना ही नहीं, लैंडफिल साइट्स पर रोजाना बड़ी मात्रा में कचरे की बायो माइनिंग की जा रही है ताकि प्रदूषण कम हो सके। हर स्तर पर जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, किस तरीके से जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जब से हमने ग्रेड 4 के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला है। दिल्ली में पीयूसीसी में अब तक 2,12,332 इस दौरान कल रात तक पीयूसीसी हुए हैं। 2,12,332 ये पिछले जब से हमने ग्रेड 4 के साथ साथ नो पीयूसीसी नो फ्यूल लगाया है तब से टोटल नंबर है ये। और आइए बात करते हैं मौसम की, क्योंकि आपको बता दें कि सर्दी का सितम लगातार जारी है, शीतलहर भी चल रही है और ऐसे में उत्तर और मध्य भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर भी लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, साथ ही अलग अलग राज्यों में घना कोहरा जो रहेगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ये अनुमान जताया है मौसम विभाग ने और उसी के चलते अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं कहीं येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से पंजाब की, तो यहाँ भी 27 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। और वहीं ये तस्वीर आप देख सकते हैं अयोध्या की, जहाँ पर किस तरीके से जो कोहरा है वो छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर कोहरे की जो चादर है वो नजर आ रही है और इस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था। और ऐसे में विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो साफ तौर पर यह भी संदेश दिया जाता है कि आप जब वाहन चला रहे हैं तो खास तौर पर अपना और साथ साथ बाकी लोगों का भी ख्याल रखें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो ऐसे समय में ना निकले जिस समय में कोहरे की चादर छाई हुई हो। आज सुबह का वो समय, देर रात का वो समय जिस समय में कोहरे में लिपटी हुई पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। शीतलहर का प्रकोप है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी घना कोहरा छाया हुआ है। तो अगर आप इस समय में बाहर निकल रहे हैं तो खास तौर पर वाहन चलाते समय ख्याल रखिए, ध्यान से वाहन चलाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें, दृश्य हरियाणा से आ रहे हैं जहां घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाई और हरियाणा की तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोहरे की चादर छाई हुई है। पटियाला के दृश्य देखिए जहां पर कोहरा छाया हुआ है। बिल्कुल, पटियाला में भी आप देख सकते हैं लगभग वही स्थिति, जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम और खासतौर से मौसम विभाग ने इस तरह का अनुमान जताया था। राजधानी दिल्ली की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके की जो धुंध है वो नज़र आ रही है और खासतौर से अगले 2 से 3 दिनों में जो तापमान है इसमें और गिरावट की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने करीब 3 से 5 डिग्री पारा जो है वो और गिर सकता है। तो जाहिर तौर पर जो ठिठुरन है वो बढ़ेगी और उसके साथ साथ जिस तरीके से कोहरा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की स्थिति। हालांकि प्रयास रेलवे अपने स्तर पर कर रहा है कैसे यात्रियों को सुविधाएं देनी है और वहीं पे अगर जब हम बात कर रहे हैं कैसे अलग अलग स्थानों पर भी लगातार जो स्थिति बन रही है, जो तस्वीर आ रही हैं, वो आपके साथ हम यहाँ साझा कर रहे हैं। और बिल्कुल देखो, ये मौसम खान पान के लिहाज से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो जब आप यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पर आपको जागरूक रहने, सचेत रहने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि कोहरे की जो चादर है वो लगातार नजर आ रही है, दृश्यता घटती जा रही है। बिल्कुल, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा है और जब पहाड़ी राज्यों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ जो हैं वो सफ़ेद चादर में ढके हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो पर्यटक है वो इस बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ठिठुरन जो है वो बढ़ रही है। चिल्लाई कला जिसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, 40 दिन तक जो स्थिति है वो लगभग यहाँ ऐसी रहती है जहाँ पारा जो है
वो लगातार गिरता है, न्यूनतम से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है फिलहाल की जो स्थिति है। गुलमर्ग और सोनमर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। और लद्दाख के कारगिल में भी भारी बर्फबारी से तापमान -9 डिग्री तक पहुंच चुका है। पुंछ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच मुगल रोड पर कुछ लोग फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया है। और इतना ही नहीं, गांदरबल की अगर बात करें तो यहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच कई वाहन फंस गए हैं जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित रवाना किया है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है। पर्यटकों के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम बहुत ही सुहावना है, लेकिन जब भी आप यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पर ख्याल आपको भी रखना होगा कि कहीं यात्रा मार्ग के दौरान आपके वाहन फंस न जाएं। बिल्कुल, और ऐसे में किस तरीके से न सिर्फ एहतियात बरतनी होगी बल्कि मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है ये भी आइए जान लेते हैं। हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मौसम विभाग लगातार इस बात का अनुमान जता रहा था कि कई जगह कोहरे की संभावना जताई गई थी, शीतलहर का प्रकोप की भी बात है और साथ ही कई ऐसे राज्य जहां पर जो ठिठुरन है और बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली की बात करें, चाहे पूरे उत्तर भारत की बात करें, आप पंजाब का जिक्र कर लें, उत्तर प्रदेश का कर लें, उत्तराखंड का कर लें या फिर दिल्ली एनसीआर के किसी भी हिस्से का अगर आप जिक्र करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में ठंड ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। और ये जाता हुआ साल है, ये बता रहा है कि सर्दी अपने सवाब पर है, सर्दी सितमगर हो चुकी है। और आप समझिए कि आज से लगाकर अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट है और साथ ही आपको ठंड जो है अपने शवाब पर मिलेगी। एक जो ठिठुरन है, जो शीतलहर जैसी स्थितियां हैं वो भी आपको मिलेंगी। हवा की गति अच्छी खासी रहने वाली है। और आपको मैं बताऊं कि पिछले कई दिनों से जो एक्यूआई का लेवल लगातार चढ़ रहा था, अब वो हवा की गति बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे उसमें आपको कमी नजर आ रही है। और ये हम फील भी कर सकते हैं जब आप घर से निकलते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपके साथ जब मुखातिब हो रहा हूं तो आप समझिए कि इस वक्त सांसों में एक अलग सी एक मुझे ठंड सी महसूस हो रही है। एक ठंडी हवाएं जो आसपास से गुजर रही हैं उसकी एक वजह है, क्योंकि अब से लगभग 2-3 दिन पहले आपको इस हवा में हल्का सा पॉल्यूशन फील होता था, आपकी नाक में कहीं ना कहीं आपको पॉल्यूशन फील होता था। लेकिन अब थोड़ी सी राहत है और उसके पीछे की प्रमुख वजह है कि दिल्ली सरकार ने भी पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर बहुत युद्ध स्तर पर काम किए हैं। जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना भी कि जिस तरीके से 2 लाख से ज्यादा पीयूसी यहां पर जारी किए गए। इसके अलावा आप समझिए कि 10,000 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो पर्याप्त मानकों पर फिट नहीं बैठी हैं। और आप समझिए कि कई सारी जो नो एंट्री में ऐसी गाड़ियां जो मतलब तमाम ऐसी चीजों को सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, जो गैर जरूरी गाड़ियां हैं उनको भी दिल्ली के बॉर्डर से वापस किया जाना, या फिर BS6 की जो गाड़ियां हैं उनको दिल्ली से वापस किया जाना। दिल्ली में BS6 से नीचे की जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री नहीं है। तो आप समझिए कि ऐसी तमाम जो उपाय हैं सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ठंड और ठिठुरन की जब बात होती है तो फिर कहीं ना कहीं लेट लतीफी की भी बात होती है। हालांकि ये बात सही है कि विजिबिलिटी, चाहे आप पालम इलाके की बात कीजिए, चाहे आप धौला कुआं की बात कीजिए, चाहे आउटर रिंग रोड की बात कीजिए, चाहे अक्षरधाम की, DND की, पालम की, मुंडका की, पीरागढ़ी की, आप किसी भी इलाके की बात कीजिए, आपको हर तरफ विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। खास तौर पर आप समझिए कि पालम और सफदरजंग इलाके के आसपास विजिबिलिटी हमेशा आपको कम ही देखने को मिलती है। इसकी वजह से कई फ्लाइटें आप समझिए या तो देरी से चल रही हैं या फिर रद्द हो गई हैं। इसी तरीके से 55 जो ट्रेनें हैं उनकी रफ्तार भी थमी है। यही कई सारी वजह है कि चाहे वो एयरलाइंस कंपनियां हो, चाहे वो ट्रेन की तरफ से हो, आप समझिए कि रेलवे की तरफ से हो, लगातार यात्रियों के एहतियातन उनको ये इत्तला करा जा रहा है, उनको जानकारी मुहैया कराई जा रही है कि प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में मोहित देखिए, मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि अभी पारा और भी लुढ़केगा। हालांकि सर्दी का इंतजार तो सभी को रहता ही है और ये इसको हम सितम की तरह से देख सकते हैं जहां पर अधिक ठंड है, लेकिन जहां पर थोड़ी सी नॉर्मल ठंड महसूस की जा रही है वहां पर तो मौसम का लुत्फ लेते हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो किस तरह के हालात इस वक्त तैयार किए गए स्थानीय प्रशासन, क्योंकि कड़कड़ाती अगर ठंड पड़ती है तो रैन बसेरों में, शेल्टर होम्स में किस तरह से लोग रह सकते हैं, उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आप कश्मीरी गेट इलाके की बात कीजिए, चाहे आप एम्स के आसपास के इलाके की बात कीजिए, ठीक इसी तरीके से आपको हनुमान मंदिर के आसपास या फिर आप निजामुद्दीन के जो आउटर सर्किल है उस एरिया के आसपास आप जाते हैं तो आप देखते हैं दिल्ली में ऐसी तमाम जगहों पर रैन बसेरों की आप समझिए कि वहां पर मौजूदगी है। ऐसी जगहों पर लोग जो अपनी रातें मतलब उनको खुले आसमान के नीचे ना बितानी पड़े, ऐसे जरूरतमंद लोग उन रैन बसेरों में जाकर वहां पर आराम से अपनी रात गुजार सकते हैं। वहां पर आप समझिए कि मैं लगातार इन चीजों को फॉलो करता रहता हूं। मैं देखता हूं कि सरकार से इस बाबत पहले भी काफी प्रयास किए गए, या जो नई रेखा गुप्ता सरकार आई है, आप समझिए कि इनकी तरफ से भी लगातार युद्ध स्तर पर इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रयास किए जाते रहे हैं और कोशिश यही है जा रहे हैं। आप समझिए कि हाड़ कपा देने वाली ठंड का जो असर है वो ज्यादा ना हो। जो लोग बाहर हैं, खुले आसमान में है, कैसे उनको एक आश्रय मिल सकता है, वो ठंड से बच सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ठंड का जो सितम है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जिस तरीके से संध्या जो बर्फबारी है वो लगातार हो रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शीतलहर जो है वो इस तरफ मैदानी क्षेत्रों में आ रही है। हाँ बिल्कुल, शीतलहर तो आ रही है, लेकिन इसका इंतजार भी रहता है। पूरे साल इंतजार किया जाता है कि एक ठंड, क्योंकि खान पान का जो आनंद होता है इस समय में वो ज़्यादा लुत्फ लेने के लिए मिलता है। और कई सारे ऐसे गर्म कपड़े होते हैं जो हमने पिछली बार देखा, जब बहुत तेज शीतलहर नहीं हुई तो लोगों में एक मायूसी भी नजर आई कि शीतलहर नहीं थी, ठंड कम पड़ी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है, शीतलहर अपना असर दिखाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सर्दी अपना सितम भी दिखा रही है। बिल्कुल, और अब आइए खबरों में हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में कोलंबो की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री आज श्रीलंकाई नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री का ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को दिखाता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कोलंबो पहुंचने पर अपनी जो तस्वीरें हैं वो साझा करते हुए लिखा था कि श्रीलंका के उप पर्यटन मंत्री रुवान नरसिंघे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और इतना ही नहीं, विदेश मंत्री का ये दौरा आपको बता दें कि कई मायनों में बेहद ही खास है। इसमें श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु का संदर्भ बहुत ही खास और अहम है। इस यात्रा का उद्देश्य चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को भारत के समर्थन की पुष्टि करना है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री श्रीलंकाई राष्ट्रपति और सरकार के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी करने वाले हैं। इस सप्ताह ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल दल ने श्रीलंका में अपना मानवीय मिशन पूरा किया और फिर भारत लौटे। और इस दौरान प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने में दल की समर्पित पेशेवर सेवा की सराहना भी की गई। टीम के रवाना होते समय श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा अनुरोध की गई मानवीय सहायता सामग्री देश को भी भेजी गई। कुल 10 टन दवाइयां और 15 टन सूखा राशन भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोमास्टर विमान से भेजा गया, जिसमें चिकित्सा दल भी सवार था। इन सामग्रियों को चक्रवात दितवाह के बाद उत्पन्न संकट से प्रभावित समुदायों के राहत कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज शौर्य से श्रीलंका में 50 टन सूखा राशन पहुंचाकर अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई। भारत के उप उच्चायुक्त डॉक्टर सत्यंजल पांडे ने बंदरगाह एवं नागरिक उड्डयन उप मंत्री जनिता रुवान कोडिथुवाक्कू को औपचारिक रूप से ये खेप सौंपी। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चिकित्सा मिशन की सफलता और राहत सामग्री की निरंतर आपूर्ति संकट के समय श्रीलंका और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग और दीर्घकालिक मित्रता को उजागर करती है। तो भारत लगातार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है और उसी की वानगी यहाँ भी दिखाई दी। वहीं भारत और यूएई की थल सेनाओं के लिए अल हमरा में चलाया जा रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड तेजी से भी आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, इस अभ्यास के तहत भारतीय सेना और यूएई थल सेना के जवान गहन संयुक्त प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में कक्षा आधारित शिक्षण के साथ साथ मैदानी अभ्यासों का सख्त और संतुलित संयोजन भी देखने को मिल रहा है। इस प्रशिक्षण का जो मुख्य फोकस है वो शहरी युद्ध की बुनियादी क्षमताओं को मजबूत करना है। इस अभ्यास में इमारतों की पहचान और तलाशी, आईईडी की गहन जानकारी, हताहतों की निकासी के उपाय और प्राथमिक उपचार जैसे विषयों को बताया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों में समान संचालन प्रक्रियाओं का विकास करना है।
और बात करते हैं नीति आयोग के कदम की, क्योंकि नीति आयोग ने सोमवार को भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ पीवीआर सुब्रमण्यम और शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी मौजूद रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल छात्र आबादी में सिर्फ 3% छात्र ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, जबकि 97% छात्र देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ही अध्ययन करते हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार 13 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहीं 2021 और 22 में भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या लगभग 50,000 थी, जिनमें 1/3 छात्र नेपाल से थे। रिपोर्ट के अनुसार 16 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या तो भारत में कैंपस अपना खोल चुके हैं या खोलने की प्रक्रिया में हैं। और रिपोर्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की पहल और उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए समग्र योजना पर जोर दिया गया है। तो और भी बाकी देश दुनिया की खबरों से हम आपको अपडेट किए रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3 मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए बात करते हैं हमारे सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट की, जिसमें आपको बताते हैं अलग अलग समाचार पत्रों में कौन सी आज जो अच्छी खबरें हैं, सकारात्मक खबरें हैं, वो प्रकाशित हुई हैं। बिल्कुल अपने दर्शकों को हम बताते हैं। पहली खबर जो है महिलाओं से जुड़ी हुई, क्योंकि महिलाओं के लिए किस तरह से रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, ये द्वार लगातार खुलते जा रहे हैं, ये खबर बताते हैं। आपको बताएं कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, वहां महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में ब्लू कॉलर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, सृजित हो रहे हैं। ये जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने अपनी बात में बताया कि रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, उसने बेंगलुरु में अपने नए प्लांट में बीते 8 से 9 महीनों में आप कल्पना कीजिए कि करीब 30,000 कर्मचारियों की नियुक्ति की और इसमें से करीब 80% महिलाएं हैं। और इतना ही नहीं, अब इसे सराहा भी जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो प्लांट है, इसमें उत्पादन का 80% निर्यात होता है और इस जो फॉक्सकॉन प्लांट है, यहाँ पर आईफोन बनते हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं और उसके माध्यम से जो रोजगार के अवसर हैं वो किस तरह से महिलाओं को बड़े पैमाने पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। युवा महिलाओं की अगर बात करें तो उनको खासतौर पर इस प्लांट में नियुक्ति दी जा रही है और अगर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण के दिशा में किस तरह से ये एक महत्वपूर्ण कदम है, वो ये खबर दर्शा रही है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ भी, जो कि एक बार फिर से ये बता रहा है कि कैसे अब भारत लगातार बढ़ रहा है, खासतौर से अंतरिक्ष क्षेत्र की अगर बात की जाए। जी हाँ, खासतौर से इसरो की अगर बात की जाए तो वो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब बाहुबली एक रॉकेट है, LVM-3 की मदद से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नाम से आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये जो बाहुबली रॉकेट LVM-3 की हम बात कर रहे हैं वही है, जिसके चलते जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे अहम हमारे जो खासतौर से मिशन थे उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। और इसके ज़रिए ये जो मिशन है, इसके ज़रिए भारत और अमेरिका के जो अंतरिक्ष सहयोग है आपस में वो और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और खासतौर से इस सैटेलाइट की खासियत की अगर बात की जाए, यानी जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट है, इसकी खासियत है कि इसके ज़रिए आप डायरेक्ट टू सेल फोन कनेक्टिविटी ये प्रदान कर सकता है, यानी और बेहतर स्थिति जो है और बेहतर आकलन जो है इस सैटेलाइट के ज़रिए मिलेगा। और भारत एक बार फिर से, जब हम एक बेहतर लॉन्चर की बात कर रहे हैं, उस स्थिति में यहाँ नजर आएगा। और वहीं अगली खबर के माध्यम से हम आपको जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कई बार आपकी भूल किस तरह से आप पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर यदि आप किसी तरह का कोई सामान भूल जाते हैं तो उसको लेकर के ठग किस तरह से सक्रिय हो चुके हैं, नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं और एयरपोर्ट पर भूले हुए सामान को दिलाने के नाम पर वो ठगी करते हैं। ऐसा एक गिरोह है जो जालसाज खुद को एयरपोर्ट का कर्मचारी बताते हैं और लोगों को कॉल करके शुल्क लेकर सामान देने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम भी करते हैं। तो आपको जागरूक रहना है, यदि आपका सामान एयरपोर्ट पर छूट जाता है तो किस तरह से आप एक बार चेक कर लें कि कहीं ये किसी साइबर ट्रैप में तो आप नहीं आ रहे हैं, किसी ठगी में तो नहीं आ रहे हैं। और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, तो अनजान नंबर से आए हुए लिंक या PDF पर कभी भी आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को आपको रिसीव नहीं करना चाहिए। ईमेल की अगर हम बात करें तो अटैचमेंट या लिंक को ओपन ना करें। बैंक डिटेल, CVV, जन्मतिथि, OTP जैसी जो आपकी पर्सनल जानकारी है वो कभी भी आप शेयर ना करें। किसी को भी अगर आप जानकारी किसी भी तरह की मुहैया करा रहे हैं तो आप एक बार जांच लें कि कहीं आप साइबर ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ भी। खासतौर से जो खबर है आपको बता दें, नए साल में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो नए वर्ष में आपको बता दें महंगाई और GDP मापने का जो पैमाना है अब उसको बदला जाएगा, क्योंकि ये जो पैमाने हैं काफ़ी पुराने हो चुके हैं और आज के समय में जो स्थिति है, फिर चाहे अर्थव्यवस्था की बात की जाए या उसके तमाम जो कारक हैं वो किस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं, उसके अनुरूप अब जो पैमाने हैं वो तय किए जाएंगे। आपको बता दें आधार वर्ष जो है वो इसमें बदला जाएगा और ख़ासतौर से 26 नवंबर को इसके लिए पहली एक वर्कशॉप जो है वो की गई थी, लेकिन अब आपको बता दें 12 फरवरी को इसका नया पैमाना जो है वो हमारे सामने होगा। और इसमें जो खासतौर से महंगाई की हम बात कर रहे हैं, जो आधार वर्ष है वो 2024 को रखा गया है, जबकि अगर हम बात करते हैं 2022 और 23 की, तो यहाँ भी GDP मापने का जो एक तरीके के मानक हैं उसको अब बदला जाएगा। साथ ही 27 फरवरी को ये आंकड़े हमारे सामने होंगे जो कि बताएंगे कि अब नया भारत जो है किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है। बात फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग की जाए या तमाम उन दूसरे कारकों की जाए जिसके चलते जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार और हम कह सकते हैं सबसे तेज़ विश्व में उभरती नज़र आती है। हालांकि इस दौरान ये जो कार्यशाला है, जो पूरी हम कह सकते हैं जो पैमाना तय किया गया है, इसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और साथ ही सरकार के वित्तीय विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। और गोधन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं गोवर्धन के बारे में, किस तरह से वो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ, ऊर्जा, रोजगार और स्वच्छता का मजबूत आधार बन चुका है गोवर्धन। एक कहानी है उत्तराखंड की, जहां पर गोबर और गीले कचरे के सही प्रयोग से ग्रामीण अंचलों में अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। पहाड़ों पर किस तरह से गाँव में कभी कभी भार समझा जाता था गोबर और गीला कचरा, लेकिन वो ही अब विकास की किस तरह से नई कहानी लिख रहा है, वो ये स्टोरी बताती है। जो अपशिष्ट कल तक पर्यावरण के लिए चुनौती थे, वो ग्रामीण अंचलों में ऊर्जा, रोजगार और स्वच्छता का मजबूत आधार बनकर उभरे हैं। और एक और महत्वपूर्ण खबर है, ये जल्दी से आपके साथ हम साझा कर लेते हैं कि अब किस तरीके से AI का जो इस्तेमाल है वो मेडिकल क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो जो मरीज वेंटिलेटर पर रहेंगे उनके लिए AI भविष्यवाणी भी करेगा, यानी डॉक्टर्स को वो सारा डेटा प्रदान करेगा किस तरीके से मरीज की स्थिति बनी हुई है, किस तरह के हालात बने हुए हैं, जिससे डॉक्टर्स जो हैं वो आगे की रणनीति जो है वो तय कर सकें। तो ये बढ़ता हुआ चलन AI का, जो कि अब कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में भी डॉक्टर्स की मदद करता हुआ नजर आएगा। तो ये वो तमाम खबरें जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर, अखबारों में आज प्रकाशित हुई हैं और काफ़ी सकारात्मक और बाकी खबरों से हटके। भाई बढ़ते हैं आगे।
और इसके साथ साथ अब नई नई तकनीक से आपको एक बार फिर से जोड़ते हैं और आइए नजर डाल लेते हैं टेक टॉक पर। आपको बता दें, दूरसंचार विभाग यानी DOT की नई पहल से साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने वालों को लगाम लगाने में सफलता मिली है। इसके लिए डॉट ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी FRI नाम का एक खास सिस्टम लागू किया है और इससे महज 6 महीनों में ही 660 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रोकने में मदद मिली है। ये सिस्टम बैंकों और डिजिटल भुगतान से जुड़ी ठगी को पहले ही पहचानने में मदद करता है। FRI में भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से काम किया जा रहा है। इसी वजह से बड़ी संख्या में बैंक, वित्तीय संस्थान और डिजिटल ऐप कंपनियां इस सिस्टम से जुड़कर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DPI का इस्तेमाल करने में आगे आए हैं और अब तक 1000 से ज़्यादा बैंक, पेमेंट कंपनियां और थर्ड पार्टी ऐप्स DPI से जुड़ चुके हैं और FRI का सक्रिय रूप से उपयोग भी कर रहे हैं। संचार मंत्रालय के अनुसार दूरसंचार विभाग लोगों और संस्थानों को FRI के बारे में जागरूक भी कर रहा है। इसके लिए अब तक करीब 16 प्रशिक्षण सत्र भी हो चुके हैं। इससे डिजिटल गिरोह की तरह काम कर रहे अपराधियों की ओर से डिजिटल अरेस्ट, स्कैम, फर्जी कॉल और गैर कानूनी तरीकों से नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही ठगी को रोकने में भी मदद मिली है और इसमें जन भागीदारी के साथ संचार साथी प्लेटफॉर्म का भी सहयोग मिल रहा है और इसके जरिए FRI को और मजबूत बनाया जा रहा है। तो आइए अब बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ और भी खास खबरों की। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को खनिज नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि उनके विशेष दूत इस प्रभाग का नेतृत्व करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संकेत दिया है कि लगभग 4 साल से चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने के समझौता वार्ता में किसी भी पक्ष की सभी मनचाही बातें पूरी होने की संभावनाएं नहीं है। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस ने अपने देश में जारी गृह युद्ध को समाप्त करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का धन्यवाद किया। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के नेताओं ने यरूशलेम में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। नीदरलैंड के पूर्वी शहर नस्पीट में क्रिसमस लाइट परेड देखने के लिए खड़ी भीड़ में कार घुस गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए, जिनमें से कम 3 की हालत गंभीर बताई गई है। अल्बानिया की राजधानी तिरेना में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय वाली सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंके और इस्तीफे की मांग भी की। उन पर निजी कंपनियों पर राज्य निधियों का दुरुपयोग कर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की खबरों पर बिजनेस ब्रीफ में। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ट्रेड डील पर भारत अमेरिका की बातचीत एडवांस स्टेज में है। वहीं भारत ने 5 अलायंस के 3 सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के तहत भारत में शराब और वाइन के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं न्यूजीलैंड से आयातित वाइन पर रियायती शुल्क लगाए जाएंगे, जिससे 10 साल में धीरे धीरे घटाया जाएगा। भारत की 8 मुख्य इंडस्ट्री का संयुक्त सूचकांक नवंबर में सालाना आधार पर 1.8% बढ़ा है। इसमें सीमेंट, स्टील और उर्वरकों जैसे क्षेत्रों ने सकारात्मक प्रदर्शन किया है। वहीं RBI ने अपने बुलेटिन में कहा है कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 6 तिमाहियों में सबसे तेज गति से वृद्धि हासिल की है। आइए खेल जगत में चलते हैं और जान लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए खास खबरें। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज सीरीज का दूसरा T20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था और वो 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछले 10 T20 मैच में 8वीं जीत रही। भारतीय टीम ने पहले मैच में 5 कैच ड्रॉप किए थे। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि आज वे फील्डिंग में सुधार करें।
भारतीय नौसेना के निशानेबाज किरण अंकुश जाधव ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भोपाल में जारी प्रतियोगिता में जाधव ने 252.1 अंक हासिल कर ओलंपियन अर्जुन बबूता को मात दी। अर्जुन बबूता को रजत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को कांस्य पदक हासिल हुआ। कर्नाटक के ऑफ स्पिनर के गौतम ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। 37 वर्षीय गौतम ने अपने करियर में कर्नाटक के लिए सभी फॉर्मेट में 394 विकेट हासिल किए और 2783 रन बनाए। 2018-19 में सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने कर्नाटक की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। 2021 में उन्होंने भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए एकमात्र वनडे खेला। मोहम्मद सालाह के स्टॉपेज टाइम में किए गए गोल की मदद से मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 2-1 से मात दी। मिस्र ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन मिस्र ने इस मैच से 3 अंक हासिल किए। मिस्र का अगला मैच शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के लिए भी आइए चलते हैं कृषि जगत में। तो कृषि जगत में आज बात करते हैं किसान दिवस की। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर देश भर के किसानों ने उन्हें याद किया है। आज जो हमारा कार्य हो रहा है, जो किसानी खेती किसानी के लिए जो काम कर रहे हैं हम चौधरी चरण सिंह के ही कदमों पर चल करके अपनी खेती की उन्नति कर रहे हैं। किसान की क्या समस्या हो सकती है, क्या है, सब कुछ उन्हें ज्ञान था। जोत अधिनियम के तहत भी उन्होंने काफी काम किया, कानून बनवाया। मसीहा हैं किसानों के वो, और उनसे आज जो किसानों को भी सम्मान मिलता है तो केवल उन्हीं की प्रेरणा से है। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करी है उन्होंने, और किसानों के लिए समर्पित रहे हैं। उनका एक नारा था, अगर देश की खुशहाली चाहनी है तो उसका रास्ता गाँव से, खेतों खलियानों से निकलता है। चौधरी साहब का तो जो योगदान हिंदुस्तान के किसानों के लिए है वो भुलाया नहीं जा सकता, और आज तक ऐसा कोई कर भी नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी संकल्पना की है 2047 में विकसित भारत की। तो विकसित भारत का जो संकल्प है, मोदी जी ने जो सपना देखा है, वो भी तभी पूरा होगा जब किसान मजबूत होगा, और किसान मजबूत तब होगा जब किसान उत्पादन से ऊपर उठ के उद्यमिता की तरफ को बढ़ेगा। प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, और किसानों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। हम लोग भी इसीलिए नेशनल फार्मिंग से जुड़ के अभी काम कर रहे हैं। हम सब महिला को जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिला सशक्त बने, तो उसको लेकर के उनको भी अच्छी प्रेरणा इससे लेनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने किसानों को बहुत बड़ी पहचान दिलाई। कंसोलिडेशन चकबंदी कानून लेकर के आए, उससे किसानों के खेत जो बिखरे हुए थे उनको एक जगह एकत्रित किया, और भारत सरकार में रहते हुए किसानों के लिए बहुत सारी हितकारी योजनाएं शुरू कराई, क्योंकि खुद भी वो एक किसान परिवार से आते थे, तो किसान की वो बेसिक समस्या और वो नीड समझते थे। और आइए अब बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र के जरिए। बिल्कुल, प्रदूषित हवा का एहसास हमें तब होता है जब स्मॉग या अधिक धुंध या धुआं हो। आइए जानते हैं कि वायु प्रदूषण का कितना प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है। तो वायु प्रदूषण जो है बेहद ही हानिकारक, और इसमें संध्या इस तरह के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि बच्चों की सेहत के लिए और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इस दौरान जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो बच्चों में कई तरह की जो बीमारियां हैं उनका खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर जो जागरूकता है वो लगातार की जा रही है, बहुत ज़रूरी हो जाता है मुकुल। और जब आपने जागरूकता की बात की है, मौसम की बात की है, तो हमारे दर्शकों को हम मौसम का हाल भी बता देते हैं, ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि क्या कुछ अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
तो जाना आपने कैसा रहेगा आपके शहर, आपके राज्य में मौसम और तापमान का हाल। और इसी के साथ ये वक्त हो चला है नया सवेरा में आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आज किन खास तस्वीरों के साथ हम छोड़े जाएंगे संध्या? मुकुल, आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में क्रिसमस की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। इसके सुंदर सुंदर दृश्य हम अपने दर्शकों के लिए समेट के लाए हैं। तो आप सभी इन तस्वीरों का, इन झलकियों का लीजिए आनंद। मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक